वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इनकैडेसेंट। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ENT लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वेरी गुड, द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इनकैडेसेंट का मतलब क्या होता है? इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें से लाइट निकल रही है। तो किसी भी चीज़ से अगर लाइट निकल रही है तो आप उसको क्या बोलते हो? इनकैडेसेंट। एमिटिंग लाइट ड्यू टू बीइंग हीटेड, लाइट निकल रही है। ब्रिलियंटली पैशनेट, अगर किसी इंसान के लिए हम बोलते हैं कि वो इंसान कैंडेसेंट है, इसका मतलब क्या? बहुत टैलेंटेड है, बहुत पैशनेट है, बहुत इमोशनल है। सिनोनिम्स, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही अट्रैक्टिव। एफल्जेंट, लाइट निकल रही है। ल्यूमिनस, लाइट निकल रही है, मतलब वो चीज़ क्या कर रही है? वो चीज़ एक तरीके से शाइन कर। शाइनिंग के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताओगे? कोई चीज़ अगर शाइन कर रही है तो क्या कर रही है? डैजल कर रही है, ग्लो कर रही है, ग्लीम कर रही है, चमक रही है, ग्लिटर कर रही है, शिमर कर रही है। और कोई वर्ड? कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा चमक, डैजल तो लिख लिया बेटा। हाँ, ये जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। अब इसी के कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स करते हैं। कोई चीज़ अगर ग्लोइंग है, इसका मतलब वो क्या है? रेडिएंट है। मैम स्पार्कल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, स्पार्कल कर रही है, वेरी नाइस। उसमें से फ्लैश आ रहा है, ये भी बोल सकते हैं, फ्लैश है। रेडिएंट के दो वर्ड्स होते हैं, एक तो यही वाला हो गया इनकैडेसेंट, है ना। एक वर्ड होता है रेफल्जेंट। रेफल्जेंट मीन्स चमक रही है। फिर एक वर्ड होता है एफल्जेंट। इसका मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ क्या कर रही है? वो चीज़ चमक रही है, उसमें से लाइट निकल रही है। जैसे ल्यूसेंट, ल्यूसेंट का मतलब भी क्या है? उस चीज़ में से लाइट निकल। तो ये सारे के सारे वर्ड्स भी आपके क्या है? एडजेक्टिव। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज़ कैसी है? बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही शाइनिंग है, उसके अंदर से एक अलग ही तरह की लाइट आपको देखने को मिल रही। एंटोनिम्स, कोई चमक ही नहीं है, लैक लस्टर है, ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है, डल है। तो जो ऑथर का इतना अट्रैक्टिव प्रोज था, प्रोज का मतलब जो उसने बातें लिखी, जो पैराग्राफ उसने लिखा, इसने क्या किया? बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बहुत क्लैरिटी दे दी और एलिगेंस दे दी। इतना बढ़िया उस ऑथर का क्या था? प्रोज। प्रोज का मतलब क्या होता है? कोई भी पैराग्राफ जो ऑथर ने लिखा है। पोएट्री मीन्स पोएम और प्रोज मीन्स जो उसने वर्ड्स लिखे हैं, तो उन वर्ड्स ने बहुत चमक दी थी। तो मुझे इसी बात पे कोई चीज़ लैक लस्टर है, लैक लस्टर का मीनिंग क्या है? डल है। उसी बात के सिनोनिम्स बता दूं। कोई चीज़ अगर डल है तो कैसी है? लैक लस्टर है, मतलब चमक नहीं है उसके अंदर, है ना। बहुत बोरिंग सी है। बोरिंग को क्या बोलते हो? मोनोटोनस है, बहुत बोरिंग है। बहुत पकाऊ सा काम है, टीडियस काम है, बार बार वही काम करना पड़ रहा है, बहुत ही पकाऊ सा है। हमड्रम है, प्रोसाइक है, पेडेस्ट्रियन है, ड्रेरी है, बहुत ही पकाऊ सा है, बहुत ही ऐसा है कि मज़ा सही नहीं आ रहा। हाँ, अनइंटरेस्टिंग है। ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म का मतलब क्या होता है? हल्का फुल्का सा गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है उसके अंदर। माइल्ड है, टेपिड है। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सा ही है। अच्छा, बहुत ही टेस्ट में बोरिंग सा है, खराब सा है, तो ब्लैंड है, इंसिपिड है। इनका मतलब क्या होता है? टेस्टलेस है, बहुत फीका है। अगर साधारण शब्दों में बोलें तो बहुत फीका है, ड्रैब है, राइट। ड्रैब का मतलब भी क्या होता है? डल है, वो चीज़ बहुत ही खराब है, लाइफलेस है, ऐसे कोई जान सी नहीं है, एकदम ही खराब है। तो जितने भी वर्ड्स हमने किए, ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। और इनका मतलब था कि वो चीज़ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, टेस्टी नहीं है, मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। चलो, ये तो बात हो गई किसी काम की। अब अगर मुझे बोलना है कि तुमने जो बात बोली है, तुमने जो बात बोली है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मतलब वही तुमने यार घिसी पिटी बात बोल दी, कुछ नया सा बोलते तो मज़ा भी आता। तो घिसी पिटी बात को क्या बोलते हैं? घिसी पिटी बात को बोलते हैं क्लीशे, राइट, हैकनीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। बेनन,
इनका मतलब क्या होता है, तुम्हारी जो बात है वही घिसी पिटी बात है। मैंने पूछा आपके क्या हाल चाल है, आपने बोला वही हड्डी है वही खाल है, तो मैंने बोला यार कुछ तो नया बोल देते, वही घिसी पिटी बात को बार 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 बोले जा रहे हो। मतलब तुम्हारी जो बात है वो कैसी है, बहुत ही रेपिटेटिव है, बहुत ही कैसी है, ओवर यूज कह सकते हैं अगर साधारण शब्दों में बोले। वैसे जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ऑल ऑफ देम आर, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। प्लैटिट्यूड भी, प्लैटिट्यूडनस कह सकते हैं क्योंकि मैं एडजेक्टिव लिख रही हूँ ना। हाँ, प्लैटिट्यूडनस, वही घिसी पिटी बात, कुछ भी नया नहीं है। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एबोमिनेशन। सबसे पहले तो देखो लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। एबोमिनेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिससे आप नफरत करते हो। नफरत करने का वर्ड क्या होता है, नफरत करने का वर्ड होता है कि आप उस चीज को क्या करते हो, एबोमिनेट करते हो। चलो पहले मुझे नफरत करने के ही कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर आप किसी चीज से नफरत कर रहे हो तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, डिटेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोथ कर रहे हो, एबहॉर कर रहे हो, एबोमिनेट कर रहे हो, डेस्पाइस कर रहे हो, डिसडेन कर रहे हो। सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस चीज से क्या कर रहे हो, आप उस चीज से नफरत कर रहे हो, आपको वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स वर्ब्स हैं कि आपको उस चीज से नफरत हो रही। तो उसी का नाउन क्या हो गया, उसी का नाउन हो गया एबोमिनेशन, मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही नफरत के लायक है। डिटेस्टेशन, हॉरर, लोथिंग मीन्स आप नफरत कर रहे हो, लोथ कर रहे हो, लोथ कर लिखा था हमने, हाँ लिखा था, नफरत कर। एंटोनिम्स, बहुत खुश हो, ब्लेसिंग है, एडमायरेशन है, बहुत ही बढ़िया, प्लेजर है। तो इतना इनोसेंट एनिमल्स को इतना गंदा ट्रीट किया, इससे बहुत सारे लोगों ने बहुत खराब, मतलब उसको समझा कि बहुत ही खराब हो रहा है ये, जो काइंडनेस में विश्वास रखते थे। कंपैशन, कंपैशन का मीनिंग भी काइंडनेस। तो नफरत की जा रही है, इसका मतलब एबोमिनेट किया जा रहा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है प्रोसाइक। अभी अभी हमने पढ़ा था प्रोसाइक वर्ड। प्रोसाइक मीन्स, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, बहुत ही बोरिंग सा काम है प्रोसाइक, ऑर्डिनरी, डल, कोई इमेजिनेशन, कुछ नयापन ही नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। अभी अभी हमने पढ़ा मंडेन है। पेडेस्ट्रियन शब्द के ना दो मतलब होते हैं, एक पेडेस्ट्रियन हम उसको बोलते हैं जो इंसान पैदल यात्री होता है, जो यात्रा करता है, जो पैदल चलता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। और दूसरा मतलब क्या होता है, बहुत ही बोरिंग सा काम, अनइंस्पायर्ड काम। और क्या क्या पढ़ा था अभी, बेनल। अगर मैं किसी बात के लिए बोलूँ तो राइट, हैकनीड, क्लीशेड और प्लैटिट्यूड। अगर किसी स्टेटमेंट के लिए आप बोल रहे हो और किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो तो मंडेन है, हमड्रम है, बोरिंग है, मतलब इमेजिनेटिव है, नया लग रहा है, पोएटिक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बहुत ही बढ़िया है। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई, उसके बावजूद भी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत बोरिंग थी, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया प्रेजेंटेशन सुन के। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी बट उसकी प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग थी, बहुत पकाऊ थी। अगले वर्ड पे आते हैं, पर्सनिटिक, पर्सनिकिटी। पर्सनिकिटी का मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहे। केयरफुल भी ना बोलेंगे, ऐसे होता है ना कुछ लोग कि ये चीज़ ऐसे ही रखी जानी चाहिए, इसमें हल्का सा भी लेफ्ट या राइट नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स को लेके आप क्या हो, बहुत केयरफुल। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है, फिनिकी। आप क्या हो, फिनिकी हो। आप क्या हो, पर्सनिकिटी हो, मतलब बहुत केयरफुल हो छोटी छोटी चीज़ों को। आप बहुत फंसी हो, यार ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, इसमें ये चेंज क्यों आया, नहीं ऐसे ही होना चाहिए। बहुत ही फसी हो, पिकी हो। फस्टिडियस का मतलब भी क्या होता है, बहुत केयरफुल हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हद से ज़्यादा केयरफुल हो। परफेक्शनिस्ट भी बोल सकते हैं ना ऐसे लोगों को। ऐसे लोग क्या होते हैं, परफेक्शनिस्ट होता है, इनको सारा काम एकदम परफेक्ट चाहिए होता है, हल्का सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ईजी गोइंग हो, जैसे चल रहा है चलने दो यार। केयरलेस हो, बहुत लैक्स हो, लैक्स मीन्स केयरलेस हो, बहुत रिलैक्सड हो। रिलैक्सड को क्या बोल सकते हैं, लेड बैक हो, जैसा चल रहा है चलने दो यार, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा मैनेजर जो है रिपोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहता है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि हर डिटेल को बहुत अच्छे से चेक किया जाए सबमिशन से पहले। तो मेरा मैनेजर ऐसा है, बहुत छोटी 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 बातों को लेके भी वो केयरफुल रहता है। अगला वर्ड है लशियसनेस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में NESS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। पार्ट ऑफ स्पीच इज,
मतलब कोई चीज़ बहुत ही अपीलिंग, अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव है, आपको अपनी तरफ खींच रही है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, बहुत डिलिशियस है, बहुत अट्रैक्टिव है। सक्यूलेंस का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही टेस्टी है। ओप्यूलेंस बहुत अमीरी है। रिचनेस बहुत ही बढ़िया है, मतलब वो चीज़ आपको क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच। एक और वर्ड होता है डिलेक्टेबिलिटी। डिलेक्टेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है? बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपको अपनी तरफ खींच रही है। चलो टेस्टी की ही बात कर रहे हैं, तो कोई चीज़ टेस्टी होती है उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम? सेवरीनेस। सेवरीनेस कैसे याद कर सकते हो? शबरी के बेर बहुत टेस्टी थे, तो सेवरीनेस का मतलब क्या हो गया? हद से ज़्यादा टेस्टी, मतलब वो चीज़ कैसी है? बहुत ही डिलिशियस है, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, प्लेट वर्ड होता है ना, प्लेट में ही तो खाना खाते हैं, वहीं से वर्ड बन गया पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है? बहुत ही टेस्टी है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इस तरह की वो चीज़ है खाने। दोनों ही वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, दोनों ही शब्द आपके नाउन्स हैं, मीन्स बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। चलो ये तो हमने नाउन फॉर्म की बात करी। अब अगर मैं इसके एडजेक्टिव फॉर्म्स की बात करूँ कि अगर कोई चीज़ बहुत टेस्टी है तो आप उसको क्या क्या बोल सकते हो? इसी नाउन के एडजेक्टिव फॉर्म्स बना लेते हैं। इसका मतलब वो चीज़ कैसी है? सक्यूलेंट है, सेवरी है, पैलेटेबल है, डिलेक्टेबल है, डिलिशियस है। तो ऊपर वाले नाउन थे, नीचे वाले हम जो सारे वर्ड्स लिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या एडजेक्टिव? लशियस है, राइट? लशियस तो अभी भी पढ़ा। कुछ लोग यमी भी बोलते हैं, कैसी है? यमी है, बहुत ही अच्छी है। स्क्रम्शियस है, स्क्रम्शियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार करके लिखेगा। स्क्रम्शियस है मतलब बहुत ही अच्छी है। एम्ब्रोसियल है। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब होता है कि वो चीज़ टेस्टी है, बढ़िया है, मज़ा आ गया खा के। एंटोनिम्स, अभी ब्लैंड वर्ड पढ़ा, बड़ी फीकी सी है। इंसिपिडिटी बड़ी फीकी सी है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? टेस्टलेसनेस, बहुत ही फीका है। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कि आप कंफर्ट से दूर रह रहे हो, टेस्टी चीज़ों से दूर रह रहे हो, ऑस्टेरिटी। तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के जो फ्रूट्स होते हैं वो इतने टेस्टी होते हैं कि विजिटर्स जो है पूरी दुनिया में वहाँ से फ्रूट्स खाने आते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मेंडेशियस। इससे हमेशा मुझे एक मूवी याद आती है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और फिर भी गोविंदा उस मूवी में बार बार झूठ बोलते थे। तो गोविंदा क्या थे? मेंडेशियस। मेंडेशियस मीन्स जिसकी आदत थी वो झूठ बोल। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। फॉल्स और डिसऑनेस्ट, मतलब जो सच्चा ना हो, जिसकी आदत हो झूठ बोलने की। डिसीटफुल है, डिसऑनेस्ट है, अनट्रूथफुल है, झूठा है। एंटोनिम्स, ऑनेस्ट है भाई, ट्रूथफुल है, सिंसियर है। तो पॉलिटिशियन ने बहुत झूठी बातें करी कैंपेन के दौरान और बहुत सारे वोटर्स को मिसलीड किया अपने इंटेंशंस को लेके, अपने मकसदों को लेके। तो पॉलिटिशियन जनरली क्या होते हैं? मेंडेशियस ही होते हैं। जनरली क्या करते हैं? झूठ ही बोलते हैं, डिसीटफुल होते हैं, धोखा देते हैं पॉलिटिशियंस। चलो अगर हम अब फेकनेस की ही बात कर रहे हैं तो मुझे इसी बात पे फेक वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे? 30 सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर फेक है तो, फेक है तो बोगस है, फ्रॉड्यूलेंट है, फोनी है, इनजेन्युइन है, काउंटरफीट है, काउंटरफीट नोट्स होते हैं ना, फोर्ज्ड है, झूठी बना रखी है, शैम है। अच्छा, आर्टिफिशियल चीज़ भी नकली होती है ना, आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं ना। तो इमिटेटेड है मतलब कॉपीड है, मतलब डुप्लीकेटेड है, मतलब झूठी है। अगर आप कोई कहानी झूठी बनाते हो तो क्या बोलते हो? डॉक्टर्ड है, कॉन्कॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो कहानी बनाई है वो कहानी कैसी है? वो कहानी झूठी है। क्यूरियस है, फिक्टिशियस है। आपकी जो नॉवेल्स होते हैं, दो तरह की नॉवेल्स आती हैं, एक फिक्शन की नॉवेल्स आती है, एक नॉन फिक्शन नॉवेल्स आती हैं। फिक्शन नॉवेल्स में क्या होता है? झूठी कहानी बनाई जाती है, और नॉन फिक्शन नॉवेल्स में ऐसी कोई कहानी नहीं बनाई जाती। अच्छा, कोई चीज़ अगर फेक है, डमी है,
डमी फोन्स होते हैं दुकानों पे, जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो पहले वो आपको डमी फ़ोन दिखाते हैं। स्यूडो है, स्यूडो इज़ व्हाट फॉल्स है, मतलब वो चीज़ कैसी है, झूठी है। अच्छा, आर्टिफिशियल बनाई हुई है तो सिंथेटिक भी बोल सकते हैं ना। सिंथेटिक चीज़ भी क्या होती है, आर्टिफिशियल बनाई जाती है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 हुए अभी तो। 9 वर्ड्स और बताओगे आप लोग मुझे, कोई चीज़ अगर झूठी है तो। होविक्स है। अच्छा, मुझे इंसानों के बारे में बता दो चलो। एडजेक्टिव फॉर्म छोड़ो, कोई इंसान अगर धोखा दे रहा है तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कौन होता है, जो किसी और का भेष धारण कर लेता है, जो होता कुछ और है, किसी और का भेष धारण करके आपको धोखा देने आता है, ठगने आता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। शार्लाटन कौन होता है, शार्लाटन होता है जो फेक करता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज, उसके पास कोई नॉलेज वॉलेज होती नहीं है, वो सिर्फ फेक कर रहा होता है मेरे पास बहुत नॉलेज। तो लिख लेना हिंदी में ना, फेक करता है अपनी नॉलेज। क्वैक कौन होता है, झोला छाप डॉक्टर, जिसके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री विग्री नहीं होती है लेकिन वो बताता अपने आप को डॉक्टर है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को आप बोलते हैं क्वैक। कॉनमैन कौन होता है, कॉनमैन वो होता है जो धोखा देता है। अच्छा, एक हाइपोक्राइट भी होता है। हाँ, हाइपोक्राइट कौन होता है, जो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है, कुछ और ही दिखाता है अपनी सच्चाई दुनिया को, जबकि एक्चुअल में उसकी सच्चाई कुछ और होती है। तो ये अलग अलग तरह के लोग हैं जो होते हैं, मक्कार होते हैं। चलो कुछ ईडियम्स कर लेते हैं। स्मोक एंड मिरर्स, कोई भी चीज़ अगर स्मोक एंड मिरर्स है इसका मतलब क्या है, फ्रॉड है, धोखा है, डिसेप्शन है। अगला, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो पुल अ फास्ट वन। एक पुल अ फास्ट वन होता है और एक होता है लीड समवन अप द गार्डन पाथ। और एक और होता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, टेक समवन फॉर अ राइड। इन सब का मतलब क्या होता है, आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को धोखा दे रहे हो, डिसीव कर रहे हो, डिसेप्शन। इन सारे इडियम्स का मीनिंग क्या हो गया कि आप उस इंसान को दे रहे हो गए 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़्यादा ही हो गए। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूगुब्रियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। ल्यूगुब्रियस मीन्स दुखी है वो इंसान, लुकिंग और साउंडिंग सैड और मोर्नफुल, बहुत दुखी है, मेलनकॉलिक है, वीफुल है, डोलफुल है, बहुत सैड है, ग्लूमी है, ग्लम है, डोलोरस है, रो रहा है आंसू बहा बहा के तो लैक्रिमोज है, लैक्रिमल है मतलब आंसू बहा बहा के रो रहा है, सेटनाइन है, बहुत दुखी है। एंटोनिम्स जुबिलेंट है, हैप्पी है, एक्सिबरेंट है, इलेटेड है, यूफोरिक है, एक्सटेटिक है, बहुत हैप्पी है। तो वायलन ने एक बहुत ही दुख भरी आवाज़ निकाली जिससे समझ में आ रहा था कि वो स्टोरी कितनी दुख भरी, इतनी दुख भरी आवाज़ उस वायलन से। चलो मुझे दुखी लोगों के कुछ इडियम्स बता दो इसी बात पे। कोई इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा दुखी है तो आप क्या क्या बोल सकते हो, उस इंसान का मूड कैसा है, वो ब्लू फील कर रहा है, वो क्या है, डाउन इन द माउथ है, बहुत सैड है, इन लो स्पिरिट्स है, उसके थ्रोट में उसे एक लंप फील हो रहा है, लंप इन वंस थ्रोट, उसने रो रो के आंसू बहा, नदियां बहा दी हैं, क्राई अ रिवर, मतलब वो इंसान क्या है, वो इंसान बहुत ही मैम डाउन इन द डम्प्स रह गया, ये नहीं, डाउन इन द डम्प्स है, बहुत सैड है, हद से ज़्यादा सैड। मैम वियर अ लॉन्ग फेस भी है, राइट, एक लंबा सा चेहरा बना रखा है। सबका मीनिंग क्या है, ड्रॉ अ लॉन्ग फेस भी कहते हैं, वेयर अ लॉन्ग फेस भी कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा सैड है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफिशियस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इंडिया में जनरली लोग ऑफिशियस होते हैं, अगर उनसे एडवाइस ना भी मांगी जाए तो भी वो कूद कूद के एडवाइस देते हैं, मीन्स इतने एक्साइटेड होते हैं एडवाइस देने में
दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करने में, स्पेशली जो मोहल्ले में चाचियाँ होती हैं या मोहल्ले में जो दादियाँ होती हैं, जनरली वो ऑफिशियस होते हैं, दूसरों के मामले में बहुत इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयरिंग, इंट्रूसिव, मेडलसम, मतलब बीच में टांग अड़ाना। आप बस क्या कर रहे हो, बीच में आने की कोशिश करो। और ऐसे लोगों को नोजी कह सकते हैं, साधारण शब्दों में बोलो नोजी। नोजी का मतलब क्या, अपनी नाक लेके आप वहाँ पे क्या हो गए, पहुँच गए। इसका ईडियम भी बड़ा प्यारा होता है। ईडियम क्या होता है, स्टिक वंस नोज इनटू, नोज से ही ईडियम बनते हैं इसके भी। नाक लेके उसमें पहुंच गए, इंटरफेयर कर, नोज अराउंड, इंटरफेयर कर, बट इन, क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। पोक भी बोल देते हैं, पोक वंस नोज इनटू, मतलब क्या कर रहे हो, इंटरफेयर। क्या कर रहे हो, मेडल कर, बीच में आने की कोशिश कर रहे। एंटोनिम्स, रिजर्व्ड हो, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, अनऑब्ट्रूसिव हो, नहीं जा रहे हैं किसी और के मामले में, रिस्पेक्टफुल हो, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो एक ऑफिशियस नेबर था, वो हर किसी के मामले में टांग अड़ाता था। वो हर किसी को बोलता था कि आपको अपने घर कैसे मैनेज करने हैं। कोई उसे पूछता भी नहीं था ना, तब भी वो बोलता था कि आपको अपने घर कैसे मैनेज, एक ऐसा पड़ोसी था हमारा। अगला वर्ड है सुपरसीलियस। पिक्चर को देख के समझ में आ जाएगा इस वर्ड का मीनिंग। तुम तुच्छ प्राणी, मेरे सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू का एक बड़ा हिंदी वर्ड यूज़ किया रहा था जो मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगी। ऐसे लोगों का एटीट्यूड होता है सुपरसीलियस, तुम्हारी मेरे सामने क्या वैल्यू है। तो बिहेविंग एज वन, एज दो वन इज सुपीरियर, आप सबसे क्या ऊपर, बहुत घमंडी, हॉटी हो, कॉन्डिसेंडिंग हो, इम्पीरियस हो, स्नूटी हो, और क्या हो, हब्रिस्टिक हो। हम्बल हो, मॉडेस्ट हो, डाउन टू अर्थ हो, अनअज्यूमिंग हो, अपने आप को कोई बहुत ऊंचा नहीं समझे। तो सीईओ का ऐसा जो एटीट्यूड था, इसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ दूर हो जाते थे उससे। हालांकि बहुत सक्सेसफुल था वो, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उससे क्यों दूर होते थे, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड था वो कैसा था, बहुत ही गंदा था, कंसीटेड था। कंसीटेड की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना बेटा, ई आई होता है ना। स्नॉबिश कह सकते हैं, राइट। सारे शब्दों का मतलब क्या है, बहुत ही घमंड। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब क्या है कि आप किसी को कोई पनिशमेंट की तरह उस चीज को दे रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इंटेंडेड एज पनिशमेंट, आप पनिशमेंट देना चाहते हो, पीनल, डिसिप्लिनरी, करेक्टिव, पनिशमेंट की तरह दे रहे हो। एंटोनिम्स, रिवॉर्ड दे रहे हो, बहुत लीनियंट हो, फॉरगिव कर दिया, मतलब माफ कर दिया। बापूजी ने फाइनली क्या किया था, सिमरन को माफ कर दिया था। तो स्कूल ने पनिशमेंट दिया उन बच्चों को जो बार बार रूल्स तोड़ रहे थे, डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स। इतनी वार्निंग्स दे रहे थे फिर भी वो बार बार रूल्स तोड़ रहे थे, तो स्कूल ने क्या किया, उनको पनिशमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। द वर्ड इज कम अपेंस। कम अपेंस का मतलब क्या होता है, आपको वो पनिशमेंट मिल गया है जो आपने डिजर्व किया। आपने कुछ गलत किया था और आपको वही पनिशमेंट मिल गया है, उसको क्या बोलते हैं, कम अपेंस। मतलब जो बीज आपने बोए थे वही बीज आपने रीप कर दिए, रीप वॉट यू। आम का पेड़ लगाओगे तो आम का ही फल मिलेगा, करेले का पेड़ लगाओगे तो करेले का ही सब्जी मिलेगी। हाँ? मतलब जो आप बोओगे वही चीज़ आपको। समझ आई वोकैबुलरी। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 5,500 बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर दे। एवरीवन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत, विदाउट अ गैप। द यंग अचीवर हु मास्टर्ड हिज माइंड। तो वो यंग अचीवर जिसने क्या किया, अपने माइंड को मास्टर कर लिया। आज की कहानी है आर्यन की। आर्यन का बहुत टैलेंटेड बच्चा नहीं था, बट उसके अंदर ना एक अंदर से डिजायर थी। इनकेडिसन का मतलब क्या, पैशनेट। तो उसके अंदर क्या था, एक पैशन था। किस चीज का पैशन था उसके अंदर, आर्यन के अंदर एक पैशन था, जस्ट वन, हाँ, कि वो सर्कमस्टांसेस से ऊपर उठेगा। जब भी उसके दिन उसको बहुत प्रोसाइक मीन्स बोरिंग लग रहे थे,
वही किताबें, वही छोटा सा कमरा, वही शांति प्रिपरेशन की। लोग उसके चारों ओर बहुत घमंडी थे। सुपरसिलियस थे मतलब बहुत प्राउड या हॉटी थे। जैसे कि उसका जो सपना था सक्सेसफुल होने का, वो एक एबॉमिनेशन था, मतलब नफरत की चीज थी उनके एक्सपेक्टेशंस के आगे। और कुछ तो झूठे भी लोग थे, डिसऑनेस्ट लोग थे। वो उसको बोलते थे कि हार्डवर्क बेकार होता है जब तक लक नहीं होता। ये जो शब्द थे, इसकी वजह से वो कभी कभी दुखी हो जाता था। लेकिन आर्यन ने समझ लिया कि सैडनेस, दुखी होने से ना मैं ही कमजोर हूंगा, या फिर हो सकता है मेरा पर्पस और स्ट्रांग हो जाए। तो वो बहुत केयरफुल रहता था, पर्सनैलिटी में छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत केयरफुल रहता था, अपने थॉट्स को लेके। वो फियर नहीं आने देता था अपने अंदर, जेलसी नहीं आने देता था, एंगर नहीं, डिस्ट्रैक्शन। और जब भी कोई ऑफिशियस, ऑफिशियस मीन्स नोजी, इंटरफेयर करने वाला रिश्तेदार, तो जब भी रिश्तेदार कोशिश करता था उसके रूटीन को कंट्रोल करने की, उसको एडवाइस देता था अनवांटेड, वो अपनी किताबों पे चला जाता था, पढ़ने चला जाता था, कोई बहस नहीं करता था उससे। वो मॉक टेस्ट में फेल हो जाता था और ऐसा लगता था कि उसे पनिशमेंट मिल रहा है, छोटी छोटी गलती का भी उसको पनिशमेंट मिल रहा होता था। लेकिन फिर भी वो हर फेलियर को एक टीचर की तरह कंसिडर करता था, एक जख्म नहीं मानता था। इतनी मुश्किल जर्नी में उसे समझा कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है डिसिप्लिन, कितना मज़ा आता है सुबह उठ के, कितना अच्छा लगता है जब आप सच में कोशिश करते हो, और कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप देखते हो कि आप स्ट्रांग होते जा रहे हो दिन पे। एक शाम को इतनी स्ट्रगल के बाद उसने अपनी परछाई को देखा, अपने रिफ्लेक्शन को देखा। परछाई नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्शन मीन्स पानी में जो आपका रिफ्लेक्शन आता है। और उसने रियलाइज़ किया कि सिलेबस को मास्टर करना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन माइंड को मास्टर करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस दिन से उसने लड़ना बंद कर दिया और अपने आप को गाइड करना स्टार्ट कर दिया। उसका फोकस बढ़ गया, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, उसका साइलेंस पावरफुल हो गया। जब रिजल्ट आया, उसका नाम आ गया, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी ईजी थी, बल्कि इसलिए कि वो समझ गया था कि अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर। इस चीज़ को ना मैं भी पता बहुत बार सोचती हूँ कि हमारे स्कूल्स में हमको सब कुछ सिखाया जाता है, हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है, बट हमें माइंड क्यों नहीं सिखाया जाता कि माइंड को कैसे कंट्रोल। आपको पता है ह्यूमंस के पास इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी अमेजिंग मशीन है, बट उस मशीन को कोई यूज़ करना नहीं सिखाता। इसकी वजह से कभी कभी वो मशीन हमको ओवर पावर कर देती है, जिसकी वजह से हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जिस इंसान ने अपने मास्टर कर लिया अपने माइंड को, वो दुनिया में सब कुछ पा सकता है। जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल कर, आपका माइंड आपको हर पल परेशान करता है। आपको पता है जो जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, आप पढ़ने जाओगे आपका माइंड आपसे बोलेगा तेरे बस का नहीं। आप सुबह उठने की कोशिश करोगे, आपका माइंड आपसे बोलेगा 1 घंटा और सो ले क्या हो जाएगा। आप मेहनत करने की कोशिश करोगे, आपका माइंड आपसे बोलेगा आज से नहीं कल से करेंगे। तो जिस इंसान का माइंड कंट्रोल में नहीं होता है, वो इंसान पीछे रह जाता है, और जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, वो इंसान इस दुनिया में सब कुछ पा जाता। चल, तो ये सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, एक बार आप इसको देख लेंगे पीडीएफ से। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? डर्मा। डर्मा इज व्हाट? डर्मा इज स्किन। तो डर्मेटोलॉजी का क्या, वो आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? जस्ट 1 सेकेंड, अभी ठीक है? तो डर्मा इज स्किन, डर्मेटोलॉजी में स्किन की बीमारियों की जो स्टडी होती है। डर्मा का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, पैकीडर्म। पैकीडर्म क्या होता है? पैकीडर्म होता है जो बहुत मोटी खाल वाले एनिमल्स होते हैं, उनको पैकीडर्म बोलते हैं। एनिमल्स विथ थिक स्किन, जैसे कि राइनोसेरस, क्रोकोडाइल, सच एनिमल्स आर नोन एज पैकीडर्म। बहुत बार एग्जाम में आता। ड्रॉ, ड्रॉ तो सभी को पता है, कोई जीता ही नहीं, ड्रॉ हो गया मैच। एडिबल, जिसको खा सकते हो और जिसको पढ़ सकते हो, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। लेजिबल, लेजिबल इज व्हाट? दैट कैन बी रेड, जिसको आप पढ़ सकते हो। एफीमेरल, जो बहुत ही थोड़े से समय के लिए हो, क्या बोलते हैं इसको? फुगेशियस, जो बहुत थोड़े से समय के लिए हो, एफीमेरल। एवरनेसेंट, जो बहुत थोड़े से समय। शट अप, ये तो बहुत बार सुना होगा, बोला भी होगा यार, शट अप यार, मतलब चुप हो जाओ, बी क्वाइट। स्पेल आउट करना, 2 मतलब होते हैं इसके। एक तो होता है किसी का स्पेलिंग बता दो, यार कैन यू प्लीज स्पेल दिस वर्ड आउट, क्या तुम मुझे शब्द की स्पेलिंग बता सकते हो। और दूसरा मतलब होता है इसको ध्यान से अच्छे से समझा दो मुझे,
प्लीज स्पेल इट आउट, इस बात को अच्छे से समझा दो मुझे, एक्सप्लेन कर दो। स्टैंड बाय, आपका जो कभी कभी कंप्यूटर को आप स्टैंड बाय मोड पे डाल देते हो। स्टैंड बाय मोड पे डालने का मतलब क्या है? वेट करना, मतलब जब आप ऑन करोगे तब ऑन हो जाएगा और तुरंत ऑन हो जाएगा, सारी चीजें बंद नहीं होंगी। स्टैंड बाय मीन्स वेट। स्टैंड फॉर, व्हाई डिडंट यू स्टैंड, आर यू स्टैंडिंग फॉर इट, का मतलब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो स्क्यूबा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस, ये स्क्यूबा की फुल फॉर्म। तो स्टैंड फॉर मीन्स किस चीज के लिए है बेसिक। कुछ इडियम्स करने वाले हैं आज हम, विमेन बेस्ड इडियम्स करने वाले हैं। अब विमेन्स टच का मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव इडियम, मतलब अगर विमेन किसी चीज़ को टच कर लेती है या विमेन किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है तो वो सिचुएशन को अच्छा कर देती है, इम्प्रूव कर देती है, ब्यूटिफाई कर देती है, या उसमें प्यार ला देती है। अब विमेन्स टच, विमेन आर फ्रॉम वीनस, मैन आर फ्रॉम मार्स, इसका मतलब क्या है? विमेन और मैन बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, ये किसी और प्लैनेट के हैं, ये किसी और प्लैनेट के हैं, मतलब दे आर वेरी डिफरेंट इन नेचर। अब विमेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द सपोर्ट ऑफ द विमेन अराउंड हर, मतलब विमेन कब ग्रो करती है? जब आसपास की विमेन भी उनको सपोर्ट। सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी इन द कंपनी ऑफ विमेन, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, आसपास आपके विमेन ही विमेन है। अब विमेन्स चार्म मीन्स अ वेरी अट्रैक्ट, या फिर अट्रैक्टिव या कैप्टिवेटिंग, सारी वर्ड्स का मीनिंग सेम है। अट्रैक्टिव क्वालिटीज ऑफ अ वुमन। ये स्टोरी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे, इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन, मज़ा आ रहा है सेशन में? आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन? अच्छा, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो जितने भी लोगों ने परफेक्शन बैच ज्वाइन किया है आज और कल वो ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देखेंगे। तो ग्रामर ग्रंथ में मैंने बेसिक से आपको ग्रामर समझाई हुई है, सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, वर्ब कैसे ढूंढते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पार्सिंग कैसे करते हैं। तो सैटरडे और संडे को आपको वो क्लासेस देखनी। इनकम्प्लीट ट्रूस, ट्रूस मीन्स अग्रीमेंट, इनकम्प्लीट अग्रीमेंट हुआ है इजराइल और लेबनान के बीच में, जो सीज फायर है, सीज फायर मीन्स जो वॉर रुकी हुई है, तो जो वॉर रुकी हुई है उसको लेके ऑथर ने बोला है कि अग्रीमेंट तो हुआ है पर वो कंप्लीट नहीं हुआ। चले आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। हाँ जी, ऑथर क्या कह रहे हैं? द न्यू सीज फायर अग्रीमेंट, ये जो लड़ाई रोकने का जो अग्रीमेंट हुआ है नया वाला इजराइल और लेबनान के बीच में, वुड हेल्प, ये मदद कर सकता है रिमूव करने में, हटाने में, अ मेजर ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मीन्स रुकावट, तो एक बहुत ही बड़ी रुकावट क्या हो सकती है? रुक सकती है। मेजर मीन्स ह्यूज। जो रुकावट है किस चीज में? ये जो रुकावट है ये यूएस प्रेस, आवाज ठीक आ रही है ना सभी को? हाँ, तो ये जो रुकावट है ये कहाँ, किस चीज में? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें चल रही हैं कि वो सिक्योर कर ले, मतलब पूरा कंप्लीट करवा ले प्रिलिमिनरी में स्टार्टिंग का अग्रीमेंट के साथ विद ईरान, ईरान के साथ टू एंड द वॉर, वॉर को एंड करने का। तो एक अग्रीमेंट हुआ इजराइल और लेबनान के बीच में,
और ये जो है एक रुकावट को हटा देगा। रुकावट किस चीज में थी कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि एक अग्रीमेंट हो जाए ईरान के साथ वॉर को खत्म करने। पिछले हफ्ते ईरान ने बातचीत को सस्पेंड कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं करनी कोई बातचीत। ऐसा किया ईरान ने यूएस के साथ। क्यों ईरान ने मना किया बातचीत करने से? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसराइल ने वॉर को बढ़ा दिया था लेबनान में। तो इसराइल ने वॉर को बढ़ा दिया था तो ईरान गुस्सा हो गया था। ईरान ने बोला था यूएस मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर अप्रैल में क्या हुआ, जब मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया कि इसराइल लेबनान में अटैक नहीं करेगा, इसराइल और लेबनान के बीच में भी सीज फायर हो गया है, लड़ाई रुक गई है, तो उन्होंने बोला कि इसराइल को हमने रोक दिया है कि अब वो इस कंट्री पे अटैक नहीं करेगा और ज्यादा एनी लॉन्गर मीन्स और अब इस कंट्री पे अटैक नहीं करेगा। इसराइल विल नॉट अटैक लेबनान। बट तेल अवीव का मतलब ईरान नहीं, तेल अवीव ने क्या किया, कॉन्टिन्यूड एयर स्ट्राइक्स। तो तेल अवीव किसके लिए? आई थिंक इसराइल के लिए है ना तेल अवीव, एक और भी समझ में आ जाएगा। तो तेल अवीव ने कंटिन्यू किया, मतलब अटैक करता रहा, एयर स्ट्राइक्स एंड एक्सपैंडेड ग्राउंड ऑपरेशन, और उसने ग्राउंड ऑपरेशंस भी बढ़ा दिए सदर्न लेबनान में। तो सदर्न लेबनान में इसके अटैक बढ़ते रहे। ईरान हैज मेंटेन्ड, ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला कि दैट इन इट्स अप्रैल 8 सीज फायर, तो अप्रैल 8 को जो सीज फायर हुई थी यूएस के साथ, यस मैम इसराइल के लिए, हाँ, तो इसराइल ने क्या किया, अटैक करता रहा लेबनान में। ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला कि अप्रैल 8 को जो सीज फायर हुई थी, अप्रैल 8 को जो अग्रीमेंट हुआ था कि लड़ाई रोक दी जाएगी, वॉशिंगटन ने वादा किया था, यूएस ने वादा किया था कि सीज फायर जो है सारे फ्रंट्स पे आएगी, मतलब सब जगह की लड़ाई रुकेगी, जिसमें लेबनान भी था। नाउ फिर अब क्या चल रहा है, ईरान ने बातचीत करना बंद कर दिया यूएस के साथ, तो मिस्टर ट्रंप क्या हो गए, स्विंग इनटू एक्शन, मींस एक्शन पे उतर है, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि मैंने बात कर ली है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से, आउट ऑफ हिज प्लान्स, और मतलब जो उनके प्लान्स थे बेरूट पे बॉम्ब डालने के, मैंने उनको मना लिया कि अब तुम नहीं करोगे अटैक, एंड हैड अ कन्वर्सेशन, और उन्होंने बातचीत भी करी है हेजबुल्ला के रिप्रेजेंटेटिव से, जो भी अग्री हो गए हैं कि वो शूटिंग नहीं करेंगे। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है बेटा? पूरा पैराग्राफ कह रहा है सबसे पहले ईरान और यूएस के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें बोला गया था कि सब जगह लड़ाई रोक दीजिए, लेकिन इसराइल माना नहीं था, उसने लेबनान पे फिर भी अटैक किया था। तो ईरान हो गया था गुस्सा। ईरान ने बोला अब मैं यूएस तुमसे बात नहीं करूंगा क्योंकि तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं होता है, इसराइल तो अभी भी अटैक कर रहा है लेबनान पे। तो मिस्टर ट्रंप को कुछ फील हुआ, उन्होंने कहा अब तो मैं एक्शन पे आ जाऊंगा, और फिर उन्होंने बोला कि चलो एक और सीज फायर करते हैं, और अब मैं तुम्हें वादा करता हूं कि लेबनान पे अटैक नहीं हो। उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात करी कि भाई ऐसा ऐसा है, ईरान मुझसे बात नहीं कर रहा है तुम्हारे एक्शन की वजह से, और ईरान से बात करना ज़रूरी है, तभी मेरा जो अग्रीमेंट, मेरा जो मकसद है वो पूरा होगा, तो तुम यार प्लीज़ अटैक वटैक मत करो। और अब वो कह रहे हैं कि इसराइल इस बात को मान गया है। समझ आया पैसेज? चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, इजराइल लेबनान की जो सीज फायर हुई है, अब जो यहाँ पे जो लड़ाई रुक गई है, ये जो स्टेटमेंट आया है ये फॉलोड, ये किसके बाद आया है, मिस्टर ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद आया। ये इसने फॉलो किया है मिस्टर ट्रम्प के अनाउंसमेंट, मतलब मिस्टर ट्रम्प का अनाउंसमेंट हुआ फिर ये आया। मिस्टर ट्रम्प का जो फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन मीन्स जो बीच में आके उन्होंने एक्शन लिया है, विच रिपोर्टेडली इंक्लूडेड, और इसमें क्या इंक्लूड किया है उन्होंने, एन एक्सप्लीटिव लेडन कॉल। एक्सप्लीटिव लेडन कॉल का मतलब समझते हो, लेडन का मतलब होता है भरी हुई, एक्सप्लीटिव का मतलब होता है बहुत ही गंदे गंदे शब्द, कस वर्ड्स बोलते हैं इनको, या फिर स्वेयर वर्ड्स बोलते हैं, मतलब एकदम मान लो अब्यूजिव वर्ड्स भी, अब्यूज भी बोल सकते हैं। तो मतलब उन्होंने ना मिस्टर नेतन्याहू को क्या बोला, बहुत ही खराब खराब बोल दिया। ये पॉइंट करता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस को, बातचीत करने के प्रोसेस को। तो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बहुत गंदा गंदा बोल दिया, गाली गलौज कर दी एक तरीके से, अगर साधारण शब्दों में बोले तो। बिफोर द लेबनान क्राइसिस फ्लेयर्ड अप, ये जो लेबनान क्राइसिस शुरू हुआ, फ्लेयर्ड अप का मतलब क्या है, ये भड़का, ये जो लेबनान वाली जो प्रॉब्लम है सामने आई, उससे पहले यूएस एंड ईरान जो है वह नेगोशिएटिंग, वो डिस्कस कर रहे थे, नेगोशिएटिंग मीन्स डिस्कस कर रहे थे। वो किस चीज को डिस्कस कर रहे थे, अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एमओयू साइन करने वाले थे, मतलब वो डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, और जो यूएस ने जो ब्लॉक लगाया हुआ है ईरान के पोर्ट्स पे उसको हटा दो, विच वुड सेट द स्टेज, जो कि एक स्टेज बनाएगा, मतलब जो कि स्टार्टिंग देगा किस चीज को, डिस्कशंस को लेके, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्कशन। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का डिस्कशन मेन था, लेकिन उससे पहले वो डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने वाली बात को, और जो यूएस ने ब्लॉक लगा रखा था ईरान के पोर्ट्स पे उस चीज को। वाइल द सीज फायर अग्रीमेंट इज वेलकम, जो लड़ाई रुकी है ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर है, वीक है और इनकम्प्लीट है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है, जो लड़ाई जो हो रही है, उसकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, की मीन्स मेन प्रॉब्लम जो है अभी तक वो अनएड्रेस्ड है, मतलब अभी तक उनका सोल्यूशन नहीं मिला है। जो एक्चुअल फाइटिंग चल रही थी लेबनान में वो इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में थी। लेबनीज गवर्नमेंट, कोई लड़ाई थी नहीं, इज नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो लड़ाई चल रही थी वो लेबनीज गवर्नमेंट से नहीं चल रही थी, वो चल रही थी हिजबुल्ला के बीच में और इजराइल के बीच में। हिजबुल्ला जो है लेबनीज आर्मी को रिपोर्ट नहीं करता है, हिजबुल्ला लेबनीज आर्मी का पार्ट नहीं है, लेकिन हिजबुल्ला से तो डिस्कशन किया नहीं, मतलब लड़ाई रोक दी, और जो इंसान लड़ाई या जो पार्टी या जो ग्रुप लड़ाई में इन्वॉल्व था उससे डिस्कशन नहीं किया, सरकार से डिस्कशन कर ली, जबकि सरकार तो पार्टी का हिस्सा ही, लड़ाई का हिस्सा ही नहीं थी। तो सीज फायर अग्रीमेंट कहता है कि हिजबुल्ला को यूनिलेटरली अपनी तरफ से अटैक रोकने पड़ेंगे, लेकिन वो इजराइल को नहीं बोल रहा कि तुम्हें भी कुछ छूट देनी पड़ेगी। तो अग्रीमेंट जो है एक तरफा है, हिजबुल्ला को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया अग्रीमेंट को साइन करने में, हालांकि जो लड़ाई थी वो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में थी। यूनिलेटरली भी सिर्फ अपनी अपनी तरफ से बोल दिया हिजबुल्ला को कि तुम लड़ाई रोक दो, इजराइल को कुछ भी नहीं बोला। तो इसलिए जो अग्रीमेंट हुआ है ये कंप्लीट नहीं है, ये अग्रीमेंट बहुत कमजोर है, पता नहीं कितने टाइम तक फॉलो होगा। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, हिजबुल्ला सेज, हिजबुल्ला क्या कहता है, देखो मैं लड़ाई तभी रोकूंगा जब इजराइल जो साउदर्न लेबनान में आ गया है वहां से वापस हो जाएगा। तो हिजबुल्ला ने बोला मैं लड़ाई तभी रुकूंगा जब इजराइल वापस जाएगा। इजराइल जिसने अपने डीपेस्ट इंकर्जन्स कर लिए, मतलब इंकर्जन्स मीन्स अटैक कर लिए, पहुंच गया है सदर्न लेबनान में,
2000 के विड्रॉल के बाद से वो बहुत ज्यादा अंदर जा चुका है लेबनान में, वो बोल ही नहीं रहा कि मैं विड्रॉ करूंगा, वो किसी विड्रॉल प्लान के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। इसराइल हैज ऑल्सो ब्रोकन ऑल इट्स सीज फायर अग्रीमेंट, जितने भी सीज फायर अग्रीमेंट हुए थे अब तक के, इसराइल ने सब तोड़ दिया। डिस्पाइट अ ट्रूस डील, एक अग्रीमेंट भी हुआ था, ट्रूस मीन्स अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट की डील भी हुई थी, फिर भी वो गाजा पे बॉम्ब कर रहा है। गाजा के साथ भी उसने अग्रीमेंट किया था, बट फिर भी वो बॉम्ब कर रहा है। मिस्टर ट्रम्प ने अनाउंस तो कर दिया है कि एक नया सीज फायर हो गया, लड़ाई रुक गई है, हालांकि एक एग्जिस्टिंग वन तो ऑलरेडी था, मतलब एक सीज फायर ऑलरेडी था, वो फॉलो नहीं हुआ, दूसरा अनाउंस कर दिया, तो ये खुद ही बताता है कि इनके अग्रीमेंट कितने वीक होते हैं। फ्रेजिलिटी मीन्स वीकनेस, ट्रूस मीन्स अग्रीमेंट। वॉट ही इज ट्राइंग टू डू इज, अब मिस्टर ट्रम्प क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में, तो मिस्टर ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट लेके आना चाहते हैं। स्टॉप गैप अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी सोल्यूशन देना चाहते हैं, वो फाइनल सोल्यूशन नहीं दे रहे, वो क्या दे रहे हैं, टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं लेबनान में, जिससे कि उनकी जो डील है ईरान के साथ वो हो जाए। वो कह रहे हैं एक बार मेरी ईरान के साथ, उन्होंने इसराइल को क्या बोला होगा, देखो इसराइल भाई सुनो, तुम्हारी इस लड़ाई की वजह से ना मेरी डील नहीं हो पा रही है, तुम ना बस एक बार डील होने दो, फिर तुमको जो करना है वो करना, लेकिन जब तक मेरी डील नहीं हो जाती ना, तब तक एकदम लेबनान पर अटैक मत कर दे। ऐसा कुछ उन्होंने करने की कोशिश की होगी, जिससे कि उनकी ईरान के साथ डील हो जाए। बट फॉर दिस टू वर्क, बट इसको काम करवाने के लिए सबसे पहले तो उनको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेना होगा इसराइल से कि वो रूल्स को इस बार तोड़ेगा नहीं। पिछली बार इसराइल ने रूल्स तोड़ दिए थे, इस बार वो रूल्स को तोड़ेगा नहीं। अगर हम चाहते हैं लास्टिंग, लास्टिंग मीन्स लंबा चलने वाला, परमानेंट अग्रीमेंट हो जाए, परमानेंट ट्रूस का मतलब अग्रीमेंट टू स्टॉप वॉर, लड़ाई रोकने का परमानेंट अग्रीमेंट हो जाए, उसके लिए इसराइल को, जो उसने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया है साउथ लेबनान को, साउथ लेबनान में जो अपनी आर्मी भेज दी है गलत तरीके से, उसको वापस बुलाना पड़े, तभी लंबे टाइम तक अग्रीमेंट होगा लेबनान में, तभी लड़ाई रुकी रहेगी लेबनान में। समझ में आया पैसेज सभी को, यस और नो माय चैंपियंस? चले आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स सी इनमें से कौन सा है जो सही है। इसराइल और लेबनान की जो लड़ाई को रोकने की बात हुई है और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, सीज फायर को देखा जा रहा है कि एक तरीका है जिससे कि यूएस ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। सिर्फ ये जो है एक कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं है लेबनान कॉन्फ्लिक्ट का। बिल्कुल सही बात है, लेबनान के में लड़ाई रोकने का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है ये तो ये कि यूएस और ईरान के बीच में कोई अग्रीमेंट हो जाए। बिल्कुल सही है। तो सीज फायर ऐसी ही है कि यूएस ईरान के बीच में अग्रीमेंट हो जाए। यूएस और ईरान, अब यूएस जो है ईरान से अपना अग्रीमेंट करवाना चाहता है, इसलिए वो लेबनान की सीज फायर के लिए अग्री हो गया है। जो हेजबुल्ला को बाहर किया गया है नेगोशिएशन से, ये सवाल उठाता है कि ये जो अग्रीमेंट है कितने टाइम तक प्रैक्टिकल रहेगा। वायबिलिटी मीन्स प्रैक्टिकल, सही बात है। अग्रीमेंट ने पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया है, जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गई हैं। कॉम्प्रीहेंसिवली मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हुई हैं लड़ाइयाँ, गलत है। तो आंसर इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ईरान ने डिस्कशंस करना बंद कर दिया था यूएस के साथ क्योंकि लेबनान में जो हो रहा था। सही बात है, इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया, ईरान बोला जा यूएस में तुझसे बात नहीं करता। हेजबोल्ला ने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में और उसने साइन किया है अग्रीमेंट, नहीं हेजबोल्ला को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया डिस्कशन। जो पहले डिस्कशंस हुए थे वॉशिंगटन और ईरान के बीच में, इसमें था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा और यूएस ने जो ईरान के पोर्ट्स पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है वो हटाया जाएगा। सही बात है, पहले डिस्कशंस इसी टॉपिक पे हो रहे थे। आंसर वॉज डी, बोथ फर्स्ट एंड। कौन सा कंक्लूजन हम पैसेज से ड्रॉ कर सकते हैं? जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है हेजबुल्ला के ऊपर, नहीं है कंट्रोल, लेबनीज गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है हेजबुल्ला के ऊपर। ऑथर कह रहे हैं कि सक्सेसफुल डिप्लोमेसी के लिए आपको ऐसे कमिटमेंट्स करने होते हैं जो आप लागू भी करवा सको और जो जिस पर लोग विश्वास भी कर सकें। सही बात है, डिप्लोमेसी तभी अच्छी होती है जब आपके जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे हों। पुराने जो सीज फायर हुआ था, पुराना जो अग्रीमेंट हुआ था उसको तोड़ दिया गया इसराइल के द्वारा। इस वजह से अब डाउट आ गया है कि अभी वाला अग्रीमेंट भी कितना चलेगा। सही बात है, पुराना अग्रीमेंट फॉलो नहीं हुआ तो नया अग्रीमेंट क्या फॉलो होगा, ऑथर ने डाउट जताया। तो आंसर इज डी, बोथ सेकेंड एंड। ऑथर बहुत खुश हैं आज मैं ऊपर, ऑथर बहुत हैप्पी है, नहीं है भाई। ऑथर तारीफ कर रहे हैं, तुमने जो किया है बहुत बढ़िया किया है। ऑथर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, नहीं। हाँ, ऑथर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। ऑथर डाउटफुल है कि अग्रीमेंट कितना चलेगा। सही बात है, ऑथर डाउटफुल अग्रीमेंट कितना चलेगा। ऑथर बहुत गुस्से में, ऑथर को क्यों गुस्सा आएगा? ऑथर तो कोई गुस्से में नहीं, ऑथर लड़ रहे हैं, ऑथर तो नहीं लड़ रहे। तो आंसर इज सी। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है, आपको बताना है जो कारण है वो इसी स्टेटमेंट का है या नहीं। शांति अगर लेबनान में लेके आनी है तो उसके लिए जो टेरिटोरियल रियलिटीज हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा। तो ऑथर ने सही बोला कि सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा। इसराइल जो सदर्न लेबनान को कैप्चर करके बैठा हुआ है उसको बोलना पड़ेगा कि वापस जाओ। तो जो टेरिटोरियल रियलिटीज हैं, रियलिटीज का मतलब क्या है, जो इसराइल सदर्न लेबनान को कैप्चर करके बैठा हुआ है उसको बोलना पड़ेगा कि वापस जाओ, तभी शांति आएगी। पैसेज आर्ग्यू करता है कि इसराइल जो है लगातार प्रेजेंट है सदर्न लेबनान में, इसकी वजह से लड़ाई है। बिल्कुल सही है, इसराइल जो लगातार बैठा हुआ है लेबनान में इसकी वजह से लड़ाई है, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा तभी शांति आएगी। बिल्कुल आंसर ए, ये दोनों सही भी हैं और ये इसका कारण भी है। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। आज क्योंकि सैटरडे का दिन है, इस दिन का आप बहुत टाइम से इंतजार करते हो, पूरे वीक इंतजार करते हो, तो आज हम एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। एक्साइटेड एवरीवन? उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 7,000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। परफेक्शन बैच की डिटेल्स में बेटा एकदम लास्ट में बताऊंगी, अभी इस आर्टिकल को स्किम करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। आजकल कितना कंपटीशन हो गया है ना, तो एकेडमिक सक्सेस का मतलब क्या, वही रास्ता है अच्छे फ्यूचर का। बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं कि आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, लेकिन जो सक्सेस की जो रेस है ना, इसकी वजह से लोग लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। लोग सिर्फ उस रेस में लग जाते हैं। एग्जामिनेशन से चेक किया जाता है आप कितने वर्दी हो। अर्ली एज से बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाल दी जाती हैं। फेलियर का डर हो की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। बहुत सारे बच्चे नींद त्याग देते हैं, इंटरेक्शंस ख़त्म कर देते हैं, कुछ बॉडी को या अपने माइंड को एंटरटेन नहीं करते, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है उनकी, डिप्रेशन हो जाता है, अपने आप को इम्पोर्टेंस, अपना आप को नीचा देखने लगते हैं, मतलब अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो भाई चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। रट्टाफिकेशन पे फोकस करते हैं, मार्क्स से लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। बच्चे एजुकेशन में कंपटीशन समझते हैं, एक जर्नी नहीं समझते नॉलेज की। तो बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूरी है। सक्सेस सिर्फ रिजल्ट से नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के पास टैलेंट होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर, सबको साथ में काम करना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ भी हो बच्चे। तो कौन सा है जो ऑथर बुराई कर रहा है उसको बेस्ट कैप्चर कर रहा है कि एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लर्निंग तो भूल ही जाते हैं लोग, ग्रोथ भूल ही जाते हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर है जो इमोशनल डिस्ट्रेस देता है कि बच्चों को लगता है यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। वो दूसरों से हर पल कंपेयर करते रहते हैं। पता है जिसकी लाइफ में कंपैरिजन आ गया ना, उस इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी रह ही नहीं सकती। तो स्टॉप कंपेयरिंग। सबसे पहली चीज़ क्या है, कंपेयर करना बंद करो। फेलियर का फियर से बाहर आओ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपनी लर्निंग पे। लर्निंग पे फोकस रहेगा तो ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे आएंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा। कंपैरिजन बंद करो, फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। हैफेजर्ड मीन्स बहुत अजीब सा, कहाँ गया, डन विदाउट प्लानिंग। इम्पेकेबल एकदम परफेक्ट। जुडिशियस बहुत अच्छा जजमेंट है आपका। कीन हो, आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ईगर हो उस काम को करने में। कोई चीज़ बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, इसका मतलब वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे, हाँ आई एम लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलो, गेट द शो ऑन द रोड, मतलब आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है। बी, टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर कर रहे हो। हिट अ ब्रिक वॉल, आप आगे बढ़ रहे थे लेकिन अब सामने वॉल आ गई है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, प्रॉब्लम आ गई है सामने। कीप समथिंग अंडर रैप्स, छुपा के रख रहे हो उस चीज़ को, इग्नोर, हाइड कर रहे हो। टेक अ रेन चेक, मना कर रहे हो कि यार अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं अगली बार आ जाऊंगा। टेक अ रेन चेक। बी सी ई डी एंड, किसी ने आपको अपने बेटे की शादी का इनविटेशन दिया, आपने क्या बोला, यार मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, अभी तो मुझे यहाँ 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 जाना है, बट मैं अगली बार ना ज़रूर आपसे मिलना। इसको बोलते हैं टेक अ रेन चेक। कोर्स एवरीवन। चलिए 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स है ना, एवरीवन हैज़ टू राइट देम। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है आदित्य गुप्ता। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। जितने बच्चों ने अभी तक प्रोफेशन बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज प्रोफेशन बैच को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले आपको ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस देखनी है। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज और कल में आपको ग्रामर ग्रंथ की कम से कम 4 क्लासेस देखनी है, जिससे आपकी ग्रामर का बेसिक स्ट्रांग हो जाए कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, वर्ब कैसे ढूंढते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह की एरर्स एग्जामिनेशन में आती हैं। इस चीज़ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सैटरडे और संडे। आपको परफेक्शन 6.0 से स्टार्ट करना है, और इसी के अंदर सबसे पहले आपको ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस दी, और फिर मंडे से मेरे साथ लाइव आना है। 11 बजे इसकी क्लास होती है, येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे होती है। फीस आपकी सिर्फ 1400 रुपीज़ है, जो कि बहुत बहुत कम है। कंप्लीट इंग्लिश की प्री प्लस मीन्स सारे परफेक्शन बैचेस, कंप्लीट ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मॉक टेस्ट, क्विज़ेस, सब कुछ आपको मिल जाता है। सारा का सारा कंटेंट, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग यू गेट इन जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन। अलग से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है, यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन में आपको इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको इंग्लिश के अलावा, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है, आप कंपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ। 1 घंटा एडिटोरियल, 1 घंटा परफेक्शन, एक आदत बना लो। सैटरडे संडे 2-2 घंटे परफेक्शन, अपने आप इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। भले ही बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, इंग्लिश सब में सेम होती है। वही ग्रामर आती है, वही एरर डिटेक्शन आता है, वही वोकैबुलरी आती है, वही पैराजम्बल आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो इंग्लिश का सिलेबस अलग अलग नहीं होता है। एडिटोरियल और परफेक्शन की एक ऐसी आदत बना लो कि जो छूटे ना एक भी दिन। चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।